हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों में हमने प्रश्न के उत्तर के साथ-साथ उससे संबंधित अन्य की फैक्ट्स की भी डिस्कशन की है, जिससे कि आप उस प्रश्न से संबंधित और जितने भी प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में भी अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को अपडेट कर पाएँ और भविष्य में उस संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर अपनी परीक्षा में ठीक से दे पाएँ। इस सीरीज़ का ये हमारा 8वां वीडियो है दोस्तों। इससे पहले के सभी वीडियोज़ की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उन सब वीडियोज़ को भी देखिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पे रीज़निंग का भी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अपलोड किया हुआ है। रीज़निंग भी आप उन वीडियोज़ को देख के तैयार कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, उसमें हमसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? द आर्कियोलॉजिकल साइट दैमाबाद ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दैमाबाद जो है वो प्रवारा नदी के किनारों पर स्थित है। और डिटेल में इसको समझते हैं की पॉइंट्स के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या की पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली civilization Daimabad is located on the bank of Pravara River, a tributary of the Godavari River in the Ahmednagar district of Maharashtra. तो ये जो प्रवारा नदी है ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है और उसी के किनारे पर ये पुरातात्विक स्थल दैमाबाद, जो कि सिंधु सभ्यता का एक शहर था, वो मिला है। द प्लेस वॉज डिस्कवर्ड बाय B.P. बोपार्डीकर ऑफ ASI इन 1958। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के B.P. बोपार्डीकर द्वारा 1958 में इस स्थान को खोजा गया था। इट इज़ द साउथ मोस्ट साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे दक्षिणी सिरा है, दक्षिण साउथ मोस्ट साइट है, सबसे दक्षिणवर्ती स्थान है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आगे चलते हैं दोस्तों। अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद किस भाषा की रचना है? अल बरूनी's फेमस वर्क किताब उल हिंद इज ए कंपोजिशन इन विच लैंग्वेज? तो किताब अल हिंद से संबंधित कई ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अल बरूनी द्वारा इसे अरेबिक भाषा में लिखा गया था। और डिटेल में पढ़ते हैं। अल बरूनी's फुल नेम वाज अबू रहमान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। इनका जो पूरा नाम था वो अबू रहमान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी था। ही वाज बॉर्न इन 1937 AD। ईसा के बाद या सन 937 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन ख्वारजीन उज्बेकिस्तान इन सेंट्रल एशिया। ही केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी। ये भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। आगे चलते हैं। स्वाली की लड़ाई जो 1612 में लड़ी गई थी, में अंग्रेज किसके विरुद्ध लड़े थे? इन द बैटल ऑफ स्वाली 1612 द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट हुम? सो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो स्वाली की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के विरुद्ध लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो पहली बार आई थी वो सन 1608 में सूरत शहर में आई थी। और उसके बाद जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो बैटल ऑफ स्वाली था। वॉज ए नेवल बैटल टुक प्लेस ऑन 29 to 30 नवंबर 1612। तो ये स्वाली की जो लड़ाई थी वो एक नौसेना की लड़ाई थी। और कब से कब तक हुई थी ये? 29-30 नवंबर 1612 में लड़ी गई थी। इट वॉज हेल्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ स्वाली, अ विलेज नियर द सिटी ऑफ सूरत। सूरत के पास में एक सुवाली नाम का छोटा सा गांव था, उसके किनारों पर यह लड़ी गई थी। इन दिस बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ ट्रेमेंडस विक्ट्री ओवर द पुर्तगीज गैलियंस। सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी ज़ोरदार जीत हासिल की थी पुर्तगीज गैलियंस मतलब
जो उनके समुद्री जहाज़ों का बेड़ा था उसके ऊपर। आगे चलते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण का काल किस काल को में माना जाता है? द रेनेसांस इज अ पीरियड इन यूरोप इज कंसिडर्ड टू बी विच पीरियड? सो ये माना जाता है 14वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक माना जाता है। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न। रेनेसा इज ए कल्चरल मूवमेंट स्प्रेड इन द यूरोप दैट फॉर्म्ड ए ब्रिज बिटवीन द मिडिल एजेस एंड द मॉडर्न एरा। सो ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो यूरोप में शुरू हुआ था, जिसने मिडिल एज और मॉडर्न एरा के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम किया। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इटली एंड स्प्रेड ओवर यूरोप इन अ शॉर्ट पीरियड। ये जो चेतना थी, ये पुनर्जागरण का काल था, वो इटली में शुरू हुआ और पूरे यूरोप में एक बहुत कम समय में फैल गया। इट लास्टेड फ्रॉम अबाउट 14th century to the 17th century and left its indelible mark in the world history। तो यह 14वीं सदी से शुरू होकर 17वीं सदी तक रहा और अपना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान वर्ल्ड हिस्ट्री में इस पुनर्जागरण के काल का रहा है। आगे चलते हैं। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई थी? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 8(1), ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो संविधान की धारा है वो 8(1) है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित और इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन किस लिए किया गया था? वह भारत के संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947, ब्रिटिश राज के से स्वतंत्रता के बाद 1947 में इट्स मेंबर्स सर्व्ड एज द नेशंस फर्स्ट पार्लियामेंट एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वह प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रूप में कार्य किए। वो अस्थायी पार्लियामेंट के रूप में कार्य किया था। कब से कब तक? सन 1947 से लेके जब तक फिर से एक लोकसभा चुनाव जिसमें जनता ने वोट किया हो स्वतंत्र भारत में नहीं हुए। वो चुनाव कब हुए थे पहली बार? वो हुए थे 1952 में। सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसकी कौन सी धारा? सेक्शन 8 के तहत कन्फर्ड द पावर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द न्यू डोमिनियंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिवन लीगल रिकॉग्निशन बाय सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो था उसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नियरेस्ट नोन गैलेक्सी? सो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी हमारी निकटतम आकाश गंगा है, जिसकी जानकारी हमें ज्ञात है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी लाइज सम 2500 light years from Earth's solar system and about 42,000 light years from the center of the Milky Way, which makes it the closest galaxy to the Milky Way found till date। तो इसकी दूरी जो कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी है, इसकी दूरी हमारे सौर मंडल से 25,000 लाइट ईयर्स या 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है और हमारी आकाश गंगा के केंद्र से 42,000 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष के समय में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इट कंटेन्स ओनली अबाउट अ बिलियन स्टार इन कंपैरिजन टू द मिल्की वे गैलेक्सी दैट कंटेन्स सेवरल 100 बिलियन स्टार्स। इसमें सिर्फ 1 बिलियन स्टार ही हैं और हमारी आकाशगंगा में कई 100 बिलियन स्टार्स हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। माउंट जुपोनो
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जुपोनो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सो माउंट जुपोनो सिक्किम राज्य में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। माउंट जुपोनो is situated in the western part of Sikkim at an elevation of 5,603 meters। ये माउंट जुपोनो सिक्किम के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5,603 मीटर है। दिस इम्पोजिंग पीस लाइज अंडर द कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका माहे। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है जो पुडुचेरी में स्थित है। माहे इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इट हैज एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर है। माहे इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, whereas administratively it comes under the control of Union Territory of Pondicherry। पौंडीचेरी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है जो एक यूनियन टेरिटरी है। करंटली देयर आर 766 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। तो वर्तमान में हमारे देश में 766 जिले हैं। अच्छा, सबसे छोटा जिला जो है माहे है और सबसे बड़ा जिला जो कौन सा है वो है गुजरात का कच्छ, जिसका क्षेत्रफल 45,000 किलोमीटर से 45,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अच्छा, और जो दूसरे ऑप्शन दिए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हैलाकांडी इज इन असम। हैलाकांडी जो शहर है वो असम में है। गुंटूर जो है वो आंध्र प्रदेश में है और अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। गुजरात में पशु व्यापार उत्सव कौन सा है? गुजरात में पशु व्यापार उत्सव कौन सा है? विच इज एन एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल इन गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा वाउठो मेला। वाउठा मेला जो है वह पशु व्यापार उत्सव है गुजरात में जो मनाया जाता है। अब देखिए इसके संबंध में और डिटेल में पढ़ते हैं। द वाठा मेला इज एन एनुअल 5-day एनिमल ट्रेडिंग फेयर कंडक्टेड इन वाउठा गुजरात। ये वाउठा नामक जगह पर गुजरात में मनाया जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर इन अ विलेज कॉल्ड वाउठा। इसे वाउठा नाम के गांव में मनाया जाता है। वाउठा मेला इज ऑल्सो नोन एज सप्तसंगम। इसे सप्तसंगम के रूप में भी जाना जाता है। ये नवंबर में के महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स एंड ट्रेडर्स अक्रॉस इंडिया डिसेंड ऑन द टाइनी विलेज ऑफ वाठा टू ट्रेड देयर डेकोरेटेड डंकीज एंड केमल ड्यूरिंग दी वाठा फेयर। तो पूरे भारतवर्ष से इसमें जितने भी किसान हैं और पशु व्यापारी हैं वो आते हैं और मुख्यतः इसमें डोंकीज और केमल्स का ट्रेड होता है। माधवपुर मेला जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या है? माधवपुर मेला हेल्ड एनुअली इन पोरबंदर गुजरात इज हेल्ड टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी। तो ये जो माधवपुर मेला है ये प्रतिवर्ष पोरबंदर में आयोजित किया जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता के विवाह के उत्सव के रूप में। कुंभ मेला इज हेल्ड एट गैप ऑफ 12 years एट 4 लोकेशंस प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। कुंभ मेले के बारे में हम सभी जानते हैं। इसे 12-12 वर्ष के अंतराल में पूरे भारत में 4 जगहों पर प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची मेला इज एन एनुअल हिंदू मेला हेल्ड एट कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम। तो अंबुबाची जो मेला है वह प्रतिवर्ष कामाख्या मंदिर असम में आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। किस किले को स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है? विच फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर के किले को स्वर्ण किले के रूप में भी जाना जाता है। और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसलमेर फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फोर्ट। इसे गोल्डन फोर्ट या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। इट वॉज बिल्ट इन 1156 बाय द राजपूत किंग रावल जयसल। इसे सन 1156 में राजपूत राजा रावल जयसल द्वारा निर्मित किया गया था। इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू लिविंग फोर्ट्स इन द वर्ल्ड एज नियरली 1/4 ऑफ द ओल्ड सिटीज पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड्स द फोर्ट। तो ये
काफ़ी ज़्यादा चुनिंदा ऐसे किलों में से एक किला है जिसमें अभी भी जो है लोग रहते हैं, और अभी भी पुराने शहर जो जैसलमेर शहर है, उसके 1/4 लोग, उसकी 1/4 जनसंख्या किले के अंदर ही रहती है। In 2013, it was included in World Heritage Site by the 37th World Heritage Committee along with 5 other forts of Rajasthan. So यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उसने वर्ल्ड हेरिटेज इसे घोषित किया था सन 2013 में। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आगे चलते हैं। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? द पाइका रेबेलियन वॉज लेड बाय होम? तो सही उत्तर होगा इसका बख्शी जगत बंधु के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था इस विद्रोह का। और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। पाइका रेबेलियन, ऑल्सो नोन एज पाइका ऑफ 1817, इज एन आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पाइकास ऑफ खुर्दा इन उड़ीसा। सो पाइका जो विद्रोह है सन 1817 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कहाँ पे लड़ा गया था, कहाँ पे किया गया था? खुर्दा ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में किया गया था। दी पाइका रेबेलियन वॉज लेड बाय बख्शी जगत बंधु, इसका नेतृत्व बख्शी जगत बंधु ने किया था, फॉर्मर बख्शी और कमांडर ऑफ द फोर्सेस ऑफ राजा ऑफ खुर्दा। तो ये जो बख्शी जगत बंधु थे वो पूर्व में कमांडर थे किसकी सेना के? राजा ऑफ खुर्दा की सेना के। सन याद रखने की जरूरत है हमें, 1817 में यह हुआ था। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन विच ईयर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 began in Europe on 1st September 1939 with the German invasion of Poland and the United Kingdom and France's declaration of war on Germany 2 days later on 3rd September 1939। तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, और उसके 2 दिन बाद यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने और फ्रांस ने यह घोषणा की थी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को की थी। वर्ल्ड वॉर 2 was a devastating global conflict that began in 1939 and ended in 1945। सो यह एक वैश्विक लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के रूप में, जो 1939 में शुरू होकर 1945 तक जारी रही, उसके खात्मे तक। The vast majority of world's countries, including all the great powers, fought as a part of these military alliance। सो ये जो है वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े देश थे, उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। The world was divided into 2 alliances। जो विश्व है वो 2 धड़ों में बट चुका था, 2 हिस्सों में बट चुका था। कौन सा? अलाइज पावर, इसमें कौन कौन से 4 बड़े देश थे? यूके, यूएसए, सोवियत यूनियन एंड चाइना। 4 बड़े बड़े देश कौन कौन से थे? यूके था, यूएसए था, सोवियत यूनियन था और चाइना था। एंड दी एक्सिस पावर्स, इसमें कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली और जापान। तो ये 2 हिस्सों में विश्व का विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध के दौरान हो चुका था। आगे चलते हैं। इन 1964 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? हु बिकेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1964? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था इन्होंने। गुलजारी लाल नंदा वॉज बॉर्न इन सियालकोट, पाकिस्तान। इनका जन्म सियालकोट में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, वहाँ हुआ था। ही वॉज दी वन हु बिकेम 2 times द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। पहला उनका कार्यकाल कब से कब तक था? फर्स्ट टेन्योर कब से कब तक था? 27 मई 1964, 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक। आफ्टर द डिमाइज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत
27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक पहला कार्यकाल था। दूसरा कब था? 11 जनवरी टू 24 जनवरी 1966, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, आफ्टर द डिमाइज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। जो उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी मृत्यु के उपरांत फिर से वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य का व्यास लगभग पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ? सही उत्तर हो जाएगा 109 गुना। जो सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द सन इज 8,64,400 माइल्स अक्रॉस, मतलब उसका जो डायमीटर है वो कितना है? 8,64,400 मील लंबा है, या फिर 13,91,000 किलोमीटर लंबा है। इट इज़ अबाउट 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यह लगभग 109 गुना है पृथ्वी के व्यास के। और देखते हैं, द सन वेज अबाउट 3,33,000 टाइम्स एज मच एज अर्थ। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का जो भार है वह 3,33,000 गुना है। द सन कंटेन्स 99.86 ऑफ ऑल द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे जो सौर मंडल है उसका जो द्रव्यमान है उसका 99.86% सूर्य का ही है। मतलब द्रव्यमान, जो कुल द्रव्यमान है हमारे सौर मंडल का, उसका 99.86% सूर्य का ही द्रव्यमान है। आगे चलते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो सही उत्तर हो जाएगा कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी। वेयरएज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट। वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट है। ओम जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट है। और इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है वो वॉट है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हमारी ये प्रयास रहेगा कि हम रोज़ आपके लिए लेके आएँ, ताकि आप अपने जनरल स्टडीज़ की तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाएँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।